को कमजोर जानकर ईसुरी उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया और बिस्तर में लिटा दिया। सुमित्रा की ऐसी हालत देखकर ईसुरी के बेटे तनय ने पूछा, पिताजी, गुरुजी को क्या हो गया है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? तनय इतना छोटा था पर फिर भी उसे अपने गुरु की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने कभी भी किसी को ऐसे खून की उल्टियां करते नहीं देखा था। तनय की फिक्र देखकर ईसुरी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे गुरुजी को कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें बस कमर में कुछ दर्द हुआ है और उन्हें आराम की जरूरत है। कल सुबह की कक्षा नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे गुरुजी को 2 दिन के लिए आराम की सख्त जरूरत है। तुम लोग इनके बारे में ज्यादा मत सोचो और अपना काम करो जाकर। ईसुरी का आदेश सुनकर सारे बच्चे अपना अपना काम करने के लिए चले गए। आज सुमित्रा की कक्षा समय से पहले ही रुक गई थी, इसलिए बच्चे अब अपना घर का काम कर रहे थे। जहां बच्चे अपना काम कर रहे थे, वहीं मधुमती सुमित्रा की कक्षा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई थी। मधुमती अपने दिमाग में सारे मौसम के बारे में सोच रही थी और उसके बाद उन मौसम में घटी हुई घटनाओं के बारे में। वो सब सोचते हुए मधुमती के साथ कुछ तो हो रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। मधुमती के साथ जो भी हो रहा था वो उसे महसूस तो कर पा रही थी, पर उसे समझ पाने की शक्ति उसमें नहीं थी। मधुमती के इस भाव को ईसुरी और उसके बच्चे नहीं देख रहे थे और ना ही उन्हें मधुमती के साथ होने वाले किसी भी भाव से कोई मतलब था। मधुमती अपने इन भावों को इकट्ठा करके अपनी मौसम बदलने की शक्ति का मंत्र पढ़ रही थी। ईसुरी ने मधुमती की इस हालत को काफी देर के बाद देखा, पर उसे इस समय अपने बच्चों और अपनी शक्तियों पर ज्यादा ध्यान देना था। इसलिए उसने एक आवाज को रोकने वाली शक्ति से मधुमती को घेर दिया और उसके बाद मधुमती से थोड़ा दूर चला गया। ईसुरी अपने बच्चों और घर के बाकी लोगों के सामने खड़ा था। ईसुरी ने अपने बड़े बेटे प्रयाण और चंदन को देखकर कहा, प्रयाण की अग्नि परीक्षा अगले 2 दिनों में कहां तक पहुंची? ईसुरी के सवाल का जवाब देते हुए चंदन ने हंसते हुए कहा, अरे मालिक, अपने छोटे मालिक उन चूजों को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। वो सब इनके सामने बच्चे हैं। आपकी सिखाई हुई कला इनके अच्छे से काम आ रही है और ये सब लड़ाई बहुत धैर्य और साहस के साथ लड़ते हैं। कुछ ही दिनों में चंद लोग अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे और उसके बाद उन चंद लोगों के सामने असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी। चंदन की बात को सुनकर ईसुरी ने प्रयाण को देखा और विश्वास के साथ सिर हिलाया और फिर उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, अभी भी प्रयाण तुम मुखिया के साथ अभ्यास करना बंद मत करो और अच्छे से मुकाबला करना। मुखिया तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन हद से उसके साथ समय बिताना। ईसुरी को लग रहा था कि प्रयाण अगर ज्यादा बार जीतेगा तो हो सकता है उसके मन में घमंड पैदा हो जाए और असली परीक्षा शुरू होने से पहले अपनी शक्तियों के लिए घमंडी होना सही नहीं है। इस घमंड से प्रयाण हार भी सकता है। इसलिए उसने प्रयाण को मुखिया से लड़ने के लिए कहा। प्रयाण अपने पिता की बात सुनकर फिर आराम करने के लिए चला गया। जहां इधर बिना विद्यालय वाले बच्चों की परीक्षा चल रही थी, वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का नाम बाहर आ चुका था। देवकली विद्यालय से जितने भी लोग परीक्षा में भाग लेने वाले थे, उनका नाम अधीरा परिवार के पटवर्धन तक पहुंच गया था। पहला नाम था सुपर्णा का और दूसरा नाम था वैभव का। इन दोनों की शक्ति बहुत ज्यादा थी और सबको उम्मीद भी थी कि इन दोनों का नाम जरूर आएगा। पर एक नाम जिसने सबके मन में सवाल पैदा कर दिए थे, वो नाम था सहर्ष का। सहर्ष ऐसा नहीं था कि उसके अंदर पहले से शक्तियां थी, बल्कि उसने अपनी मेहनत से शक्तियां हासिल की थी और मेहनत की वजह से ही वो आगे भी बढ़ा था। पटवर्धन इस सोच में था कि किस तरह से ईसुरी के बेटे को मारने के लिए इन तीनों में से किसी एक को तैयार किया जाए। पटवर्धन ने उस चिट्ठी पर तीनों बच्चों के नाम पढ़े और उसके बाद कपिल से कहा, जाओ और जाकर इस सुपर्णा के पिता को मेरे पास बुला लाओ। पटवर्धन का आदेश पाकर कपिल ने तुरंत सुपर्णा के पिता को आने का आदेश दे दिया। पटवर्धन पूरे गांव के आने जाने पैसे का हिसाब रखता था, पर इसके अलावा लोग उसे ज्ञान सागर का बेटा ज्यादा कहते थे, क्योंकि ज्ञान सागर गांव में एक अमीर आदमी था और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। अधीरा परिवार का संदेश पाते ही 2 दिन बाद सुपर्णा के पिता महेश्वर उसके यहाँ आ पहुंचे। आते ही महेश्वर ने पटवर्धन से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह से मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? महेश्वर की बात सुनकर पटवर्धन ने उसे देखकर मुस्कुराया और नकली मुस्कान के साथ ही उससे कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए मिलने के लिए बुलाया है ताकि हम सब गंगेश्वरी गांव के लोग आसपास आ सकें। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, पर अपने काम और व्यापार के लिए हमें एक दूसरे का साथ तो देना ही होगा। इस तरह एक दूसरे से मिलकर हम शायद अपने रिश्तों में कुछ करीब आ जाएं। पटवर्धन की बातें महेश्वर के दिमाग से थोड़ी ऊपर जा रही थी। उसने सोचते हुए कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं या फिर अभी जानेंगे?
और किस तरह के रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? महेश्वर की बात पटवर्धन सुनता रहा पर बोला नहीं। महेश्वर पटवर्धन के बारे में जानता था, इसलिए उसने उसकी चुप्पी को देखकर कहा, हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। हम गंगेश्वरी के लोगों को आपस में मिलकर ही रहना चाहिए। महेश्वर पटवर्धन की इतनी लंबी चुप्पी देखकर समझ गया था कि जरूर उसे कोई बात करनी है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद पटवर्धन ने फिर से एक नकली मुस्कान के साथ महेश्वर से कहा, आप सही कह रहे हैं महेश्वर जी। वैसे तो मुझे जहां तक याद है कि काफी पहले तक आप देवकली में मुंशी का काम करते थे, और ऐसा शायद इसीलिए हुआ क्योंकि आपको अच्छे मौके नहीं मिले, खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप कितने शक्तिशाली और गुणी हैं। खैर, मैं एक बहुत जरूरी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था। आप तो जानते ही हैं कि हमारा परिवार कितने बड़े बड़े काम करता है, और राजकुमार के लिए भी हमारे घर से काम किए जाते हैं। राजकुमार जी के काम के सिलसिले में ही आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल छोटे राजकुमार, जिनकी उम्र आपकी बेटी के बराबर ही है, उनकी फिक्र सबको हमेशा रहती है। इसलिए मुझे याद आया कि आपकी बेटी सुपर्णा तो बहुत कमाल की लड़की है, और अगर सब ठीक रहा तो हो सकता है आपकी बेटी की शादी राजकुमार से ही आगे चलकर हो जाए। आपकी बेटी राजशाही परिवार की बहू बन सकती है। पटवर्धन की जुबान से यह सुनकर महेश्वर की आंखें फटी रह गईं। राजा के खानदान में अपनी बेटी के जाने की बात सोचकर ही वो हैरान हो गया और चौंक सा गया था। उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। ये सब खुशी की बातें सोचने के बाद महेश्वर ये भी समझ गया था कि इतनी बड़ी बात के लिए जरूर कोई कारण होगा। बिना कारण के भला कोई क्यों मदद करेगा, और वो भी इतनी बड़ी। महेश्वर को लग रहा था कि अगर पटवर्धन उसकी इतनी बड़ी मदद कर रहा है तो जरूर उसके बदले उसे कुछ बहुत बड़ा ही चाहिए होगा। काफी देर तक सोचने के बाद महेश्वर ने कुछ हिम्मत दिखाते हुए पटवर्धन से कहा, ऐसी किस्मत कहां हम गरीब लोगों की होती है मालिक। वैसे इस सब बारे में आप अचानक मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? पटवर्धन ने कहा, दरअसल महेश्वर, मुझे तुम्हारी बेटी की एक बहुत छोटे से काम में मदद चाहिए होगी। पटवर्धन से अपनी बेटी के बारे में सुनकर महेश्वर कुछ बेचैन सा हो गया और बहुत ही गंभीर शब्द में उससे बोला, मेरी बेटी से कैसी मदद? महेश्वर की ये बेचैनी देखकर पटवर्धन ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, बहुत छोटे से काम के लिए मुझे उसकी मदद चाहिए। तुमने सुना ही होगा कि किस तरह से ईसुरी नाम के आदमी ने मेरे छोटे भाई गोवर्धन को मार दिया था। मैंने उस ईसुरी से इस मामले में बहुत बदला लेने की कोशिश की, पर उससे छुटकारा नहीं ले पाया। इस बार मेरे पास उससे बदला लेने का अच्छा मौका है, क्योंकि उसका बेटा अग्नि परीक्षा में भाग ले रहा है। तुम्हें याद ही होगा कि देवकली की परीक्षा के दौरान ईसुरी और उसके बेटे ने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। उसके अलावा तुम्हें अपनी बेटी के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसुरी का बेटा प्रयाण अभी तुम्हारी बेटी के बराबर शक्तिशाली नहीं है। उसकी शक्ति तुम्हारी बेटी के आगे ना के बराबर है। इस शक्ति की कमी की वजह से हम उसे लड़ाई के मैदान में आसानी से मात दे देंगे। ये सब कुछ आपके फैसले के ऊपर है। अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटे के लिए राजकुमार की बात जरूर करूंगा। पटवर्धन की बात महेश्वर सोचता ही जा रहा था और इस बात को मानने से होने वाले फायदे के बारे में भी सोच रहा था। महेश्वर को भी बाकियों की तरह से ईसुरी और प्रयाण का स्वभाव उस दिन विद्यालय में अच्छा नहीं लगा था। एक तरह से तो वो उन दोनों से बेवजह नफरत तक करता था, और इसी तरह से वो नफरत करने वाले इंसान से मुक्ति पा जाएगा और अपनी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता भी कर देगा। काफी देर तक महेश्वर इस काम से होने वाले फायदे गिनता रहा और कुछ देर के बाद पटवर्धन से बोला, मालिक, सच कहूं तो मुझे भी वो दोनों बाप बेटे बहुत खराब लगते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि उन दोनों से पूरा गांव ही मुक्त हो जाए। मुझे लगता है कि लड़ाई के मैदान में मेरी बेटी उससे आसानी से मार गिराएगी। महेश्वर की हाथ सुनते ही पटवर्धन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने उसी मुस्कान के साथ महेश्वर से कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, और आपकी बेटी की सुरक्षा और शक्ति के लिए मैं आपको एक दवा देना चाहता हूं, जिसे खाते ही आपकी बेटी की ताकत एक और गुना बढ़ जाएगी और उससे ईसुरी के बेटे को मारने में और आसानी हो जाएगी। पटवर्धन ने इतना कहने के बाद एक बक्से से दवा की कुछ गोलियां निकालकर महेश्वर के हाथ में रख दी। उसके बाद महेश्वर ने धन्यवाद करके कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूं और आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूं। महेश्वर इतना कहकर पटवर्धन के कमरे से जाने लगा। पटवर्धन ने उसे जाते हुए लगातार देखा। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। क्या पटवर्धन अपनी चाल से सच में प्रयाण को मार पाएगा? क्या अग्नि परीक्षा में सच में सुपर्णा प्रयाण को मार गिराएगी?
इन सब सवालों के जवाब जानने